मनसूख खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में एक साथ आए 23 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना जागरूकता अभियान में पार्षदों की अनदेखी का आरोप। संगरिया में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी की प्रेमी की हत्या। खाद्य सुरक्षा की सूची में पात्रों के नाम काटने का विरोध। पार्षदों ने कलेक्टर से लगाई समाधान की गुहार। और खबर विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव में 22 पीलीबंगा से और एक जंक्शन की सुरेशिया से हैं। पीलीबंगा के 22 लोग 28-29 जून को एक शादी समारोह में हिसार गए थे। उसी शादी में नोहर के 3 और सिलवाला खुर्द के 6 लोगों के जाने की भी सूचना है। सभी के सैंपल लिए गए थे। उसी शादी में गए श्रीगंगानगर के पदमपुर के 3 लोग और हिसार में ही 17 लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से भी कई लोगों के उस शादी में जाने की सूचना है। जंक्शन की सुरेशिया का कोरोना पॉजिटिव पहले से एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में था। 5 जुलाई को बीकानेर भेजे गए 88 में से पेंडिंग 31 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं 23 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव आए हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो चुकी है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9, 15 और 19 के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पीलीबंगा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हनुमानगढ़ तहसीलदार बाबूलाल, सीआई लक्ष्मण सिंह, नायब तहसीलदार पूनम कंवर, जसवंत सिंह गिरदावर आदि ने मौके पर पहुंचे और जायजा लिया और कर्फ्यू लगाने की तैयारियों में जुट गए। लोग गए थे, लेकिन इनके परिवार के जो कॉन्टैक्ट में आए हैं वो सारे पॉजिटिव आए हैं। तो सारों की कारण हिस्ट्री नहीं है। वो घर आ रहे हैं, घर आते 2-4 दिन ये घर पे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव कॉन्टैक्ट पॉजिटिव हो गए हैं। इसलिए इनको कॉलेज सेंटर में रखा गया। प्रशासनिक कार्रवाई तो यही है कि यहाँ पे सैनिटाइज करना और कर्फ्यू लगाना, ये सब सारा प्रशासन संभालेगा। सरकार की ओर से चलाए गए कोरोना जागरूकता अभियान में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने के विरोध में स्वरमुखर हुए हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के पदाधिकारियों सहित कई पार्षदों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या बोले पार्षद और पदाधिकारी। कोरोना जागरूकता अभियान में प्रशासन खुद ही अपनी फोटो खिंचवाता रहा, अखबारों में देता रहा, जबकि पार्षद, पंच, वार्ड पंच, सरपंच, एनजीओ सहित जनप्रतिनिधियों को बुलाया तक नहीं गया। यह आरोप प्रशासन पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक ने लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार के ये निर्देश थे कि जागरूकता अभियान में जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, लेकिन प्रशासन ने एक दिन भी उन्हें बुलाया नहीं। व्यतीत जनप्रतिनिधियों का ये कहना था कि जब जनप्रतिनिधियों को बुलाया नहीं गया तो सरकार की छवि पर इनका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन हर व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच सकता, इसलिए सब जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाए जिसमें तय किया जाए कि जनप्रतिनिधि आमजन को कोरोना महामारी के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा ऐसे में कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया। क्या बोले पदाधिकारी, सुनिए। कोविड-19 जैसी ये जो महामारी फैली हुई है, राज्य सरकार द्वारा 21 जून से लेकर के 30 जून तक एक लोगों को जागरूक करने का एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंदर सिवाय प्रशासन के अधिकारियों के अलावा किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, या सरकार के निर्देश थे इसके अंदर कि भी जो भी एनजीओ है या महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जो सदस्य हैं, जो जिला संयोजक है, ब्लॉक संयोजक है, ये इनका सहयोग करेंगे। तो सिर्फ अधिकारियों के अलावा इन्होंने कहीं भी किसी संपर्क नहीं किया, न किसी को एनजीओ को बुलाया, न किसी पार्षद को बुलाया, न किसी सरपंच को बुलाया, न किसी पंच को इन्होंने इनवाइट किया। सिर्फ अपने प्रोग्राम करते रहे, अखबारों में देते रहे और सरकार को ये बताते रहे कि हमने लोगों को जागरूक कर दिया। घर घर जाकर के पंपलेट बांटने का प्रोग्राम था इनका। सरकार का ये निर्देश था कि लोगों को इस महामारी से कैसे बचें, कैसे लोगों को जागरूक करें। तो लोग इस महामारी से लोग कैसे जागरूक होंगे, ये अब तक हमारी समझ से बाहर की बात है। जब तक जनप्रतिनिधियों को विश्वास में प्रशासन नहीं लेगा, लोग न तो जागरूक होंगे, न प्रशासन पर कोई विश्वास करेगा। इससे सरकार की भी छवि में थोड़ा फर्क पड़ता है। और मैं प्रशासन से दोबारा आग्रह करता हूँ कि ये सभी पार्षदों की और सरपंचों की, जो पंचायत समिति अभी चुनाव नहीं हुए, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक है, चाहे हर एक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे जिलाध्यक्ष, किसी पार्टी को, सबको बुला करके एक बैठक उसमें रखें। उस बैठक में ये प्रस्ताव रखें कि आप लोग जो है लोगों को जागरूक करें। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम हर एक व्यक्ति को, क्यों प्रशासन हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। एक जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि है, वो हर घर तक पहुंच सकता है। तो
कंप्लेंट बांटने का था, पोस्टर लगाने का था, ये सारा प्रोग्राम इनका डिसमिस कर दिया और इन्होंने लोगों ने सिर्फ अपने फोटो खिंचाने के लिए कभी रंगोली कर दी, कभी दीपदान कर दिए, कभी ये कर दिए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। कोविड-19 का अभियान सरकार ने चलाया, जागरूकता अभियान 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और सरकार जो है, सरकार लगातार जनता के प्रति बहुत ज़्यादा बेहद संवेदनशील है और जनता के हर दुख दर्द में साथ। परंतु सरकार से आदेश आ जाते हैं, नीचे उसका प्रशासन इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं कर पा रहा। इसका एक कारण है क्योंकि प्रशासन अगर गंभीर हो तो जो हनुमानगढ़ शहर के अंदर जितने भी पार्षद हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए। पार्षद अपने अपने वार्ड के अंदर अगर जागरूकता अभियान चलाते तो बेहतर होता कि ये जो सरकार का अभियान है बहुत बढ़िया तरीके से इसका इम्प्लीमेंट हो सकता था। अगर वार्ड पार्षद की तरफ से या 41 हमारी विधानसभा सरपंचों को जिम्मेदारी दी होती तो ये जागरूकता अभियान बहुत अच्छा चलता और ना कि ये सिर्फ एक महज औपचारिकता कर इसको प्रशासन की तरफ से ये किया गया। और क्योंकि हम लोग भी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति में सरकार ने हमें ब्लॉक स्तर पर बना रखा है, मेरे को, मनोज सैनी जी को, तो हमें कोई सूचना नहीं है प्रशासन की तरफ से। तो सरकार ये कहती है कि जीवन दर्शन समिति के सदस्य जो बनाए उनको साथ लेके चलो, परंतु प्रशासन का आज तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। हम लोग इसकी बात करना चाहते हैं कि हमें या तो बनाया क्यों, सरकार ने बनाया तो हमें जिम्मेदारी दे, और प्रशासन जिम्मेदारी नहीं देता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अनदेखी कर रहे सरकार। बिल्कुल करेंगे सरकार से बात करेंगे। यदि जिम्मेदारी दी है, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, परंतु अगर कोई जिम्मेदारी सरकार ने हमें जिम्मेदारी दे दी, अब प्रशासन उस चीज़ को पूर्ति नहीं करा। हमने एसडीएम साहब से कहा था कि भाई हमें ब्लॉक स्तर पे बनाया है तो हमें कम से कम कोई सूचना तो दें आप। संगरिया थाना क्षेत्र में एक पति ने पत्नी के प्रेमी को कसीर से कवार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना बीती रात की है। सुनिए कैसे रिश्ते में आई दरार और कैसे दिया गया वारदात को अंजाम। पेश है यह रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग के चलते एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। मामला संगरिया थाना क्षेत्र का है। घटना की जानकारी देते हुए संगरिया थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया कि संगरिया के वार्ड 1 में आरोपी सीताराम ने पत्नी के प्रेमी राकेश को रात करीब 1:30 बजे कसीर का वार कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। थाना प्रभारी ने बताया कि सीताराम व राकेश दोनों ही बोलावाली के रहने वाले हैं। कई महीने पहले राकेश सीताराम की पत्नी को भगा कर ले गया था और बाद में वे वापस आ गए। अब तीनों एक साथ ही वार्ड 1 में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, वहीं आरोपी की तलाश भी जारी है। कल रात को एक प्रेम प्रसंग का मामले में एक हत्या हुई है, जिसमें पत्नी के प्रेमी को पति ने मर्डर किया है, जिसपे मौके पे पहुंच के और लाश मोर्चरी में रखवाई गई है और इसके खिलाफ जो पति है उसकी तलाश की जा रही है। मौके फरार हो गया था और इसके अलावा परिजन आए हैं, उनसे रिपोर्ट लेके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपस में पहले पत्नी इस प्रेमी के साथ भागी थी, जिसको मोहनगढ़ से ढूंढ के लाई थी पुलिस, और अब ये साथ रहने लगे थे, पति पत्नी और ये प्रेमी। और रात को ये घटना हुई है। रात को उसके गर्दन पे चोट लगी है, जिससे मौत हुई है। मृतक राकेश कुमार है बोलावाली का। ये अभी 1 महीने से 2-3 और साथ रह रहे थे। हाँ, आपस में सहमति पत्र है जो कोर्ट से तस्दीक कराया हुआ है, उसके बारे में जांच करेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में पात्रों के नाम काट देने से शहर के पार्षदों में रोष है। इसी रोष और नाराजगी को लेकर मंगलवार को पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला और काटे गए नाम वापस जोड़ने की गुहार लगाई। कोरोना महामारी के दौरान जहां लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे चौपट हो गए हैं, वहां सरकार को आमजन की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें परेशान किया जाना चाहिए। ये कहना था शहर के पार्षदों का। दरअसल खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से पात्र लोगों के नाम काट देने से पार्षदों में विरोध फैला। पार्षदों ने आरोप लगाया कि जहां सरकार को मदद करनी चाहिए, वहां रसद विभाग अपनी मनमर्जी से पात्र लोगों के नाम काट रहा है। उनका कहना था कि नगर परिषद की टीम बता रही है कि संबंधित व्यक्ति पात्र है, फिर भी रसद विभाग सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने पड़ोस और आसपास के रहने वाले ऐसे लोगों के राशन कार्ड भी दिखाए और मांग उठाई कि शीघ्र ही इस मामले में जांच करवाकर पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएं, ताकि उन्हें खाद्य सामग्री मिल सके। सुनिए क्या बोले पार्षद। रसद विभाग अपनी मनमर्जी से पात्र व्यक्तियों के नाम काटने पर तुला हुआ है।
कि उनको गेहूं ना मिले। शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर 20-50 नाम उन्होंने अपनी मर्जी से उड़ा दिए, जबकि इन व्यक्तियों ने, रसद विभाग ने और नगर परिषद ने अपने संयुक्त कर्मचारी लगा रखे हैं जांच करने के लिए, और उस जांच के अंदर वो लोग पात्र हैं, गरीब हैं। कर्मचारी ये कह रहा है भी ये गरीब हैं और ये पात्र हैं, जबकि रसद विभाग इस बात को सुनने को कतई तैयार नहीं है। अब मेरे पड़ोस के अंदर एक बीपीएल परिवार रहता है बिल्कुल, अब इसका नाम किस रंजिश से काटा है, इसके घर में 2 राशन कार्ड थे, खाते सुखियाम जुड़ा हुआ था और एक बीपीएल था, ये दोनों राशन कार्ड काट दिए। पार्षदों का एक शिष्टमंडल कलेक्टर साहब से अभी हम सभी साथी मिले हैं। कलेक्टर साहब को हमने अवगत करवाया है कि खाद्य सुरक्षा के तहत जब बीपीएल में जो परिवार जुड़े गए, कुछ दिन पहले किस कर्मचारियों द्वारा इन्होंने सर्वे करवाया था। उस सर्वे में कर्मचारियों द्वारा पात्र बताने के बावजूद किस कारणवश हर वार्ड में 10-20-50 की गिनती में इन्होंने राशन कार्डों को काट दिया गया है। वो भी ऐसे टाइम में जब कोरोना महामारी का प्रकोप सारे हिंदुस्तान में चल रहा है, और जिस टाइम में गरीब, मिडिल या मध्यम वर्ग को अति सब चीज़ों की जरूरत है, ऐसे टाइम पे उनका राशन कार्ड काटना ये बड़ी ही निंदनीय बात है। हमने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया है कि उन सब का आप दोबारा उनको जोड़ने का काम करें। यदि नहीं जोड़ते तो ऐसे टाइम में ये जनता कोई उग्र ऐसा फैसला नहीं ले ले। सभी पार्षद जनता के साथ हैं। इसी तरह टाउन के भी पार्षदों ने खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से पात्रों के नाम हटाने का विरोध प्रकट किया और कहा कि यह गरीबों के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सर्वे कब और कैसे हुआ इसकी जानकारी तक पार्षदों को नहीं दी गई। इस संबंध में जब स्काई न्यूज ने एसडीएम कपिल यादव से बात की तो उनका कहना था कि यह मामला डीएसओ से जुड़ा हुआ है, इसकी जानकारी रसद विभाग के डीएसओ ही दे सकते हैं। सभी पार्षदगण, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आयुक्त साहब, नवनिर्वाचित सभी पार्षदों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। एसडीएम साहब, पिछले दिनों एक सर्वे हुई थी खाद्य सुरक्षा को लेकर के, वो सर्वे किस तरह हुई आज तक पार्षदों को विश्वास में लेकर के मनमानी तरीके से जो जरूरतमंद लोग हैं उनके भी कार्ड काट दिए गए। जो वंचित परिवार है, जो वास्तव में मजदूरी करते हैं, और जिस कर्मचारी ने ये जांच की उसने इसमें लिख दिया ये मिला नहीं की क्या डेफिनेशन है? कम से कम पार्षद क्या बताते हैं अगर वो मिला नहीं, ये आदमी कहाँ रहता है, ये पत्र है या नहीं है, वो रेडी चलाता है, वो रिक्शा चलाता है, वो मजदूरी करता है, इस तरह से कार्ड कटेंगे। तो वास्तव में करने वाले से कट उसका हमें कोई पीड़ा नहीं। इस बात की पीड़ा इस बात की है कि जो वंचित परिवार है उन लोगों का कार्ड कट गए। तो मेरा आपसे सभी पार्षदों की तरफ से एक आग्रह है कि आप इसकी जांच आप दोबारा करवाइए या इसकी फ्री से ही करो। रसद विभाग द्वारा एक सर्वे करवाया गया था गुप्त तरीके से, और उन ऐसे वंचित परिवारों के नाम काट दिए गए। मैं तो किसी जनप्रतिनिधि को इसमें विश्वास में लिया गया, और जिन कर्मचारी ने ये नाम काटे हमने उनसे पूछा कि आपने किस आधार पर इनके नाम काटे, उसमें उन्होंने लिखा कि मिला नहीं। तो मिला नहीं की क्या डेफिनेशन थी? उसके घर पे तो कोई तो होगा, उसमें रेडी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर या मजदूर करने वाले, ऐसे जो वास्तव में वंचित परिवार थे उन लोगों में इन्होंने नाम काट दिए। नए लोगों को सर्वे की घर बैठ करके और डिपो वाले के साथ मिल करके इन लोगों ने ये नाम काटे गए। हमारे सभी पार्षद इसका रोष प्रकट कर रहे हैं। आज प्रशासन के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाएं में जो खानापूर्ति की जा रही है, जो लापरवाही बरती जा रही है, उसका खामियाजा गरीब आदमियों को भी भुगतना पड़ रहे हैं। जो सरकार ने इस खाद्य आपूर्ति के अंदर जो सर्वे करवा रहे हैं तो उसकी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन तो दी होगी, उस गाइडलाइन को मद्देनजर रखेगा कर्मचारी उसके ऊपर कार्य करें। हम वार्ड मेंबरों को सूचित ही नहीं किया गया कि आप वार्ड के अंदर इस तरीके से कोई सर्वे आ रहे हैं, हमें सूचित किया जाए ताकि हम उनकी मदद कर सकें कि ये पात्र है, ये अपात्र है। बिल्कुल लापरवाही के द्वारा इनके द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जो अननेसेसरी नाम जुड़े हुए उनको कटवाने का हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु उसकी आड़ के अंदर हमारे हनुमानगढ़ के अंदर कई वार्डों के अंदर जो जरूरतमंद लोग थे उनके भी नाजायज तरीके से नाम कट गए हैं और वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसमें वो अन्य तक चले गए। मजदूर हैं, वो किराए पर रहते हैं, तो जिस मकान का एड्रेस राशन कार्ड में है वो
जाके वहाँ सर्वे करके इधर उधर कोई पूछता नहीं है, उनके नाम कट गए। तो हमने एसडीएम साहब से बात की थी, एसडीएम साहब कहते डीएसओ साहब के पास जाओ, डीएसओ साहब से बात करी, वो कहते जी कमिश्नर साहब के पास जाओ। जुबा पर थाने का नाम आते ही जहन में मुकदमे, परिवार, अपराध जैसी बातें सामने आती हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि थाने में भी भजन कीर्तन का माहौल बना हो? नहीं सुना होगा। लेकिन जंक्शन थाने में कुछ ऐसा ही दृश्य देखा गया जब थाने में श्याम प्रेमी भजन गाते नजर आए। श्याम प्रेमियों को भजन कीर्तन थाने में ही करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, देखिए पूरी रिपोर्ट। भजन कीर्तन गाते और शाम के जयकारे लगाते ये सभी शाम भगत किसी धार्मिक आयोजन में नहीं बैठे, बल्कि जंक्शन के पुलिस थाना में है, जहां शाम प्रेमी उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हैं जिन्होंने शाम वाटिका के नाम पे कालिक पोत दी। जब पुलिस थाने में आए तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की, तो शाम भगत थाने में बैठकर ही भजन कीर्तन करने लगे। ऐसे में पुलिस ने इनकी बातचीत आकर सुनी। दरअसल जंक्शन सेक्टर नंबर 6 में शाम वाटिका के नाम पर 28 जून को कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी। इसके बाद 30 जून को मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस संबंध में कार्रवाई नहीं होने पे ये शाम प्रेमी जंक्शन थाने में पहुंचे और धार्मिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। सुनिए क्या बोले शाम प्रेमी। मेरी बात जानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जानी कोनी तेरे से, आकड़ ली चूरा कर बाबा जासी कठ मेरे से। परंतु जांच अधिकारी इंदिरा जी से मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि मैं प्रयास कर रही हूँ और जल्द ट्रेस किया जाएगा। परंतु सभी को इस बात में रोष है कि ना ही तो परिवादी के बयान लिए, ना ही परिवादी के सहयोगियों के बयान लिए, और ना ही किसी प्रकार के कोई वजह सबूत या उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट की मांग जो है जांच अधिकारी द्वारा की गई है। बल्कि जांच अधिकारी बार बार मोहल्ले में जाकर के उन लोगों के प्रभाव में है और वो लोग जो है प्रेशर बना रहे हैं, और खुद जो मुलजिम है वो एसपी साहब से मिल कर के ये बोल के आए हैं कि हमने ये कार्य नहीं किया है। जबकि ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुकदमा अज्ञात के खिलाफ है, तो अज्ञात के खिलाफ है तो उसमें व्यक्ति सामने खुद ही आ रहे हैं मुलजिम कि हमने नहीं किया, तो किसी को पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं जाके। पुलिस तो जांच कर रही है और जो मुलजिम हो वो गिरफ्तार कर लेगी, और वो लोग खुद ही सामने आके कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो यही एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उन लोगों ने कालिक पोती है जिन्होंने एसपी साहब को जाके ज्ञापन दिया है, और वो अपने बचाव के लिए पूरे हथकंडियाँ बना रहे हैं। और श्याम प्रेमियों में रोष बढ़ता जा रहा है, और हर घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, हर घर में इस बात का दुख है, लेकिन पुलिस को अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। टाउन में धान मंडी से चिपते हुए मुखर्जी कॉलोनी में गति बस हटाए गए अतिक्रमण के बाद कुछ गरीब लोगों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। ऐसे में ये गरीब परिवार सड़क पर आ गए। अब उनके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं बचा है। ऐसे में स्काई न्यूज ने ऐसे परिवारों की पीड़ा सुनी। ये परिवार बोले कि उन्हें मोहलत तक नहीं दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए। टाउन में धान मंडी से चिपते हुए मुखर्जी कॉलोनी में गत दिवस हटाए गए अतिक्रमण में कुछ गरीब परिवार भी बेघर हो गए। अब ये परिवार सड़क पर बैठने को मजबूर है। इन परिवारों के समक्ष अब घर का संकट खड़ा हो गया है। स्काई न्यूज में बातचीत में इन परिवारों ने कहा है कि पिछले 5 से 6 साल यहाँ किराए के मकान में निवास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चलाकर उनके घर तोड़ दिए हैं, साथ ही उनके काम धंधे को भी चौपट कर दिए। सुनिए इन परिवारों की पीड़ा। जी हमारे यहाँ पे मुखर्जी कॉलोनी वार्ड नंबर 33 धान मंडी और नाम है संतोष, और हमारे मकान को तोड़ दिया गया है और बिना बताए हमें सभी मकानों के 4 दिन का टाइम दिया, हमें 1 दिन का भी मौका नहीं दिया है और घर में सोई हुई थी। और नगर पालिका वाले आए और आके हमें धक्का दे के घर से बाहर निकाल दिया, सारा सामान बाहर निकाल दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, हमारा सामान का नुकसान हो गया। अब हम छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ पे जाए, और मेरे पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हुए अभी 4 महीने पहले जी। और अब इतना सामान बनाए या क्या क्या करें, हमें तो कहीं पे इसका हर्जाना दे और प्लाट दे कहीं पे। इतना सामान लेकर हम कहाँ पे जाए अकेले। तो अभी कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई? अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है हमारी, इसलिए सड़क पे बैठे धूप के अंदर। अब कहाँ पे जाए इस टाइम हम धूप के अंदर? धूप में बैठे हैं, मकान तोड़ दिए, कहाँ जाए। कल 4 बजे लगे तोड़ने के लिए, बोले सामान मत निकालो, खुद निकल जाओ। सामान आधा टूट गया, आधा हाथ में आया। ये सब पैरों से मुताज में, एक कमाने वाली मेरा आदमी नहीं है सिर पे। बेटे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, ये भांजा है, ये बहन है, ये भी बीमार रहती है, इसकी लाट टूट गई। अब घर पे बैठे धूप में, ना कोई काम है ना कुछ है जी। कोई काम नहीं है, ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे तोड़ फोड़ के चले गए, जगह भी नहीं दी, कहाँ जाए बताओ। तो क्या आप लोग किराए पे रहते थे क्या? यहाँ पे किराए पे रहते थे, अब कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाए एकदम। तो क्या बताया, क्यों तोड़ा इन्होंने? कहते हैं ये कब्जे की जगह है, ये बोल के तोड़ दिया।
कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? हमको 2 साल हो गए यहाँ रहते। 3 साल। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? हम ये कहना चाहते हैं हमारे को जगह दें बैठने के लिए, जहाँ बैठे हम यहाँ, हमारा काम है यहाँ ही रहना चाहते हैं। हमारा गाय पशु का काम है, कहाँ जाए बताओ। वहीं अतिक्रमण हटाने की बात तो नगर परिषद आयुक्त ने कही, लेकिन गरीब परिवारों के मुद्दे पर वे इतना ही बोले कि 1-2 परिवार थे, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर नजर आई। आप खुद सुनिए क्या बोले आयुक्त। गणेश राज्य बंसल को किसी ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में 12 नंबर बीघा जो है नगर परिषद के नाम से दर्ज है। हमने तहसीलदार को पत्र लिखा, तहसीलदार द्वारा गिरदावर और पटवारी की टीम भिजवाई मौके पर, तो हम सारे स्टाफ को लेकर गए और वहाँ उन्होंने 12 नंबर किला का निशान दिया, तो उसमें यह पाया गया कि कुछ लोगों ने वहाँ नोरे और मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। तो हमने उनको उसी वक्त हटाना शुरू किया और 2 एक किराएदार किराए पर रह रहे थे, उनका सामने मकान और था, उस मकान में शिफ्ट करते हुए सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं। 2 अतिक्रमण हैं, उनमें गोदाम बने हुए थे, सामान रखा था, उनको 2 दिनों की मोहलत दी गई है। 2 दिन बाद में उनको हटा दिया जाएगा। शीघ्र ही शहर में नगर परिषद भूमि पर जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनका सर्वे किया जा रहा है और जो अतिक्रमण हो गए उनका नियमानुसार हटाया जाएगा। वन विभाग की ओर से कोहला क्षेत्र में श्री गुरु नानक देव की स्मृति में पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की थी। इसके तहत वन विभाग तैयारी में जुटा है। इसके अलावा बारिश में भी वन विभाग 3,53,000 पौधे रोपण करेगा। मानसून की बारिश में जहां वन विभाग जिले में पौधे वितरण और रोपण के कार्य में जुटा है, वहीं खास बात यह है कि गुरु नानक देव जी स्मृति में वन विभाग 550 पौधे कोला वन क्षेत्र में लगाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बजट की घोषणा की है। इसे गुरु नानक देव जी स्मृति वन का नाम दिया गया है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। वन विभाग के कार्य मुताबिक जिले में 502 हेक्टेयर में 3,53,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 90,000 पौधे आमजन को वितरण किए जाएंगे। मानसून में पौधारोपण को लेकर वन विभाग के अधिकारी ने पूरी जानकारी दी, सुनिए। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कुल 502 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 3,53,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिले की 14 नर्सरीज के अंदर ये पौधे उपलब्ध हैं, जिनको कार्यस्थलों तक परिवहन कर और वहाँ पर रोपण किया जाएगा। इसके अलावा 90,000 पौधे आमजन को वितरण हेतु इन्हीं नर्सरीज के अंदर उपलब्ध हैं, जो बारिश के साथ ही उनका वितरण कार्य भी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा इस वर्ष मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत गुरु नानक देव जी के 550वें जयंती दिवस के उपलक्ष्य में कोला वन खंड के अंदर 15 KSP ब्लॉक के अंदर 550 पौधों का गुरु नानक देव जी की स्मृति में और वन स्थापित किया जाएगा, जिसमें जन सहयोग से, मुख्यमंत्री घोषणा के सहयोग से और अन्य मदों के साथ कन्वर्जेंस करके कुल 550 वृक्षों का रोपण कर ये सघन वन स्थापित किया। टाउन सरकारी एनपीजी कॉलेज में इन दिनों सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। इसके तहत कॉलेज की दीवारों पर स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं। वहीं कॉलेज में अब लैब, कैंटीन, पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल सहित अन्य कार्य होंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। टाउन का हमारा सरकारी एनपीजी कॉलेज अब कुछ दिनों में बदला नजर आएगा। इसको लेकर योजना बन चुकी है और शीघ्र ही कॉलेज में लैब, कैंटीन, पार्किंग, कॉन्फ्रेंस हॉल सहित अन्य कार्य होंगे। इन सब कार्यों पर विभिन्न मदों से 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज का सरकारीकरण हुए 10 साल हो गए, लेकिन अब तक एफिडेशियल सहित कई काम अभी बाकी हैं, जिसकी वजह से सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। कॉलेज के बारे में प्राचार्य ने विस्तृत जानकारी दी। ये सारे प्रयास जो आपको नजर आ रहे हैं महाविद्यालय के अंदर, ये एक तो छात्रों की डिमांड के अनुसार से है, दूसरा महाविद्यालय की जो कमियां हैं उनको पूर्ति के लिए है, क्योंकि नोडल महाविद्यालय और संभाग का सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक है। डूंगर कॉलेज के बाद में इसी महाविद्यालय का नाम है। इस महाविद्यालय में कुछ कमियां रह गई थी, उसको मैं अपने साथियों के साथ मिल करके इसको ये चाह रहा हूँ कि कमियां जल्दी से जल्दी दूर करूँ और विश्वविद्यालय से इसका स्थायी जो हमारे पास है ये एफिलिएशन हो जाए और साथ के साथ नैक का निरीक्षण करवा लें, ताकि हमें भारत सरकार से जो अनुदान मिलता है वो अनुदान मिले। अभी तक हमें रूसा के तहत कोई भी अनुदान इस महाविद्यालय को नहीं मिलता है, सिर्फ इन कमजोरियों के कारण।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से भी कई लोगों के उस शादी में जाने की सूचना है। जंक्शन की सुरेशिया का कोरोना पॉजिटिव पहले से एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में था। 5 जुलाई को बीकानेर भेजे गए 88 में से पेंडिंग 31 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं 23 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव आए हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो चुकी है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9, 15 और 19 के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। पीलीबंगा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हनुमानगढ़ तहसीलदार बाबूलाल, सीआई लक्ष्मण सिंह, नायब तहसीलदार पूनम कंवर, जसवंत सिंह गिरदावर आदि ने मौके पर पहुंचे और जायजा लिया और कर्फ्यू लगाने की तैयारियों में जुट गए। लोग गए थे, लेकिन इनके परिवार के जो कॉन्टैक्ट में आए हैं वो सारे पॉजिटिव आए हैं। तो सारों की कारण हिस्ट्री नहीं है। वो घर आ रहे हैं, घर आते 2-4 दिन ये घर पे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव कॉन्टैक्ट पॉजिटिव हो गए हैं। इसलिए इनको कॉलेज सेंटर में रखा गया। प्रशासनिक कार्रवाई तो यही है कि यहाँ पे सैनिटाइज करना और कर्फ्यू लगाना, ये सब सारा प्रशासन संभालेगा। सेक्टर 9 के लोगों को अब कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कॉम ने सेक्टर 9 में एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया है। जंक्शन सेक्टर 9 में लोगों की आमतौर पर कम वोल्टेज की समस्या रहती है। बार बार ट्रिपलिंग के कारण बिजली गुल हो जाती है। इसके बाद डिस्कॉम ने पहले से लगे ट्रांसफार्मर का लोड चेक किया तो अतिरिक्त लोड पाया गया। तब डिस्कॉम ने नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। इससे पूरे क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की बिजली मिल सकेगी। समस्या से निजात मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहल ने जानकारी दी। सुनिए। ये पिछले कई दिनों से वार्ड नंबर 49 सेक्टर नंबर 9 में विद्युत कट और विद्युत की कम वोल्टेज की जो शिकायतें लगातार मिल रही थी, तो मेरे कई मिलने वाले हैं इस वार्ड में जो विद्युत उपभोक्ता, उन्होंने मुझे अवगत करवाया। तो मैंने तुरंत इसका लोड चेक करवाया ट्रांसफार्मर का, तो ये अत्यधिक लोड पाया गया। फिर एक नया ट्रांसफार्मर और सेक्टर नंबर 9 में नगर परिषद के पास रख दिया गया है। अब 100 एम्पीयर के 2 जो ट्रांसफार्मर है वो रख दिए गए हैं। अब इससे क्या है कि यहाँ के नागरिकों को निजात मिले। अधिकारियों के मुताबिक डिस्कॉम अन्य क्षेत्र में भी ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर की जगह नए ट्रांसफार्मर लगवाएगा। इसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है ताकि गर्मी के सीजन में लोगों को पूरी बिजली मिल सके और आमजन को परेशान नहीं होना पड़े। एक्शन आर.के. गर्ग ने इस संबंध में जानकारी दी। 9 एक्सटेंशन में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कल एक नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। उस एरिया के लोगों की आमतौर पर शिकायत रहती थी कि उनको वोल्टेज कम मिलता है और बार बार ट्रिपिंग आती है, जिसको देखते हुए उस एरिया के लोड को चेक करवाया गया और एक नया ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा के चालू कर दिया गया है, जिससे पुराने ट्रांसफार्मर पर जुड़े हुए उपभोक्ता उनको भी फायदा होगा और जो नए ट्रांसफार्मर उपभोक्ता जोड़े हैं उनको भी उच्च गुणवत्ता की बिजली मिलेगी। और जोधपुर डिस्कॉम ऐसे और भी ट्रांसफार्मर शहर में लगाने जा रहा है। यहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ भी लगाने जा रहा है। गर्मी होने के कारण कुछ लोड बढ़ गया है, जिसको हम पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद में मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से मनोनीत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम कपिल यादव थे, जबकि अध्यक्षता सभापति घनश्याम बंसल ने की। कार्यक्रम में मनोनीत पार्षद श्वेता तलवाड़िया, देवेंद्र गोयल, डिम्पल, चंगनलाल जैन, नरेश अग्रवाल, हाकम सिंह को एसडीएम ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सादे समारोह का आयोजन किया गया। एसडीएम कपिल यादव ने मनोनीत पार्षदों को नगर परिषद में सहयोग करने और आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाने में अपना सहयोग करने की बात कही। अंत में सभापति घनश्याम बंसल ने सभी का आभार व्यक्त किया। नगर परिषद हनुमानगढ़ में जो 5 पार्षद राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं, उन्हें उपखंडाधिकारी हनुमानगढ़ श्री कपिल जी यादव के द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई है। ये 5 पार्षद सर्वश्री देवेंद्र जी बलाड़िया, श्री हाकम सिंह जी, श्री नरेश कुमार जी, श्री छगनलाल जी जैन, श्रीमती श्वेता तलवाड़िया जी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए हैं। आज इन 5 को शपथ ग्रहण समारोह करके विधिवत शपथ दिलाई गई है। आज से ये हमारे सहवर्ती सदस्य हैं और ये हमारे विकास में व आय वृद्धि में हर संभव सहयोग करेंगे। स्कूल बंद होने और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के पोषाहार को अब बच्चों और उनके अभिभावकों को सूखा ही वितरित किया जाएगा।
कक्षा 1 से लेकर 8वीं के बच्चों को यह खाद्यान्न वितरित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। इसके वितरण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 14 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं 17 मई से 30 जून तक की छुट्टियां होनी थी। इस दौरान बच्चों को वितरित किए जाने वाला पोषाहार उन्हें नहीं मिल सका। ऐसे में अब इन 94 दिन के पोषाहार बच्चों को खाद्यान्न के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन तय कोटे के हिसाब से यह पोषाहार वितरित होगा। इस बारे में टाउन के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू यादव ने पूरी जानकारी दी। कोविड-19 की जो महामारी आई अपने देश के अंदर, तो उसमें 14 मार्च से बच्चों की छुट्टियां कर दी गई, विद्यालय बंद कर दिए गए थे बच्चों के लिए, और 16 मई तक उनके विद्यालय लगने, यानी अभी विद्यार्थियों को 49 दिन अभी और विद्यालय में आना है। तो उस दौरान उनको मिड डे मील भी मतलब सर्व किया जाना था, लेकिन विद्यालय बंद होने की स्थिति में उनको नहीं दिया गया। उसके बाद 17 मई से लेकर के और 30 जून तक उनकी छुट्टियां घोषित थी, तो वो 45 दिन बंद था। तो अब राजस्थान सरकार ने क्या किया है, ये सबकी हेल्प करने के लिए वो खाद्यान्न तो उन बच्चों को वितरित किया ही जाना था, वो पका करके वितरित किया जाना था। तो अगर वो व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं, तो वो खाद्यान्न बच्चों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए वो। तो उन्होंने 49 दिवस 49 दिवस तो जो कार्य दिवस हमारे थे, वर्किंग डेज थे, और जो 45 दिन का अवकाश था, टोटल 94 दिनों का 1ली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को खाद्यान्न वितरण करने के राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिए गए। बहुत अच्छी योजना है, बच्चों को उनका जो लाभ मिलने वाला था स्कूल में उनको मिल रहा है। तो 1ली से जो 5वीं के बच्चे हैं, उनको 9 किलो 400 ग्राम प्रत्येक बच्चे को, जो उनका 100 ग्राम का एक दिन का रेशियो है, उस हिसाब से 9 किलो 400 ग्राम एक बच्चे को चावल और गेहूँ, ये उनको वितरित किया जा रहा है। खाद्यान्न हमें उपलब्ध हो गया है। और जो 6ठी से 8वीं के बच्चे हैं, उनको 160 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से एक दिन के, उनको 14 किलो 100 ग्राम, तो ये उनको हम खाद्यान्न दे रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।